अकाउंटिंग टर्म्स। सो ये जितनी भी टर्म्स आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी वो आपको कॉमर्स में आप किसी भी लेवल पे जाएंगे आपको हेल्प करेंगी। और अगर आपको ये टर्म्स ये कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे तो आप आगे का एक चैप्टर भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, और अगर किसी भी तरह का डाउट रहे तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर उसको मेंशन कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं विद बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सो हमारी सबसे फर्स्ट टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शन। सो व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन? देखिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन एक वो इवेंट होता है जो दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में होता है, और इसकी वजह से या तो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है या फिर मनी का एक्सचेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक बिजनेस में गुड्स को परचेज करते हैं तो हमारे बीच में और सप्लायर के बीच में एक ट्रांजैक्शन होगा, हमारे पास गुड्स आएंगे और मनी जाएगा हमारे पास से। सो ये होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन, जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज या मनी या फिर दोनों का एक साथ में लेन देन किया जाता है, और इसको हमेशा हम मॉनेटरी टर्म्स में ही मेजर करते हैं। कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, हम उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन भी नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एक एम्प्लॉय ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया है तो इसको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। हमारा असेट कम हुआ है, वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स था, वो कम हो गया, लेकिन क्योंकि हम उसको मनी की टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते इसीलिए हम उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन भी नहीं बोलेंगे। सो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिन भी इवेंट्स को हम मॉनेटरी टर्म से मेजर कर सकते हैं उन्हीं को हम बिजनेस ट्रांजैक्शन में इंक्लूड करते हैं, अदरवाइज उनको इंक्लूड नहीं करते हैं। और यही अकाउंटिंग का ओरिजिन होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब तक बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगा तब तक रिकॉर्डिंग नहीं होगी। याद कीजिए, हमने जब प्रोसेस पढ़ा था तो उसमें फर्स्ट था मेजरिंग एंड आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है तो हम उसको मेजर करते हैं, मेजर करने के बाद रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले यही होता है, ट्रांजैक्शन के बारे में हम ये देखते हैं कि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं है। अगर वो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है तो हम आगे प्रोसेस फॉलो करते हैं, और अगर वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होती है तो हम उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं अकाउंट। सो देखिए, अकाउंट क्या होता है? जब हम एक पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड ट्रांजैक्शन एक ही जगह पर लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम परचेजेस की बात करें तो परचेज अकाउंट की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर परचेज से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस को हम लिखते हैं। इसी तरह से कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में क्या होगा कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कैश से रिलेटेड हैं, जिसमें कैश या तो हमने पे किया है या फिर कैश हमें रिसीव हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं अकाउंट। तो देखिए, इसकी शेप कैसी होती है या फिर इसको किस तरह से बनाते हैं। अकाउंट्स में इसको टी शेप्ड अकाउंट बोलते हैं। यहां पे हम लिखते हैं पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये होता है डेबिट साइड और ये होता है क्रेडिट साइड। डेबिट क्रेडिट क्या होता है इनको हम लेटर स्टेजेस पे पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर एक अकाउंट है तो उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमने की हैं तो वो सब हम इस अकाउंट के अंदर लिखते हैं। और ये दो साइड क्यों है? ये इसीलिए है कि अगर हमने कुछ रिसीव किया है, अगर हमें कुछ मिला है तो हम किधर लिखेंगे? इधर लिखेंगे, और अगर हमने कुछ पे किया है किसी को तो वो हम इधर लिखेंगे। तो ये होता है अकाउंट। सो अकाउंट में क्या होता है कि अगर ये कैश अकाउंट है तो इस कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी हम जब उनको एक साथ एक ही जगह पर लिखते हैं तो उसे हम बोलते हैं अकाउंट। सो ये है अकाउंट। अब नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कैपिटल। सो नाउ अब हम देखते हैं कि कैपिटल क्या होती है। सो देखिए, एक बिजनेस में एक ओनर होता है बिजनेस का कि जो उसको ओन करता है। कि अगर मैं अपनी कोई शॉप खोलता हूं तो मैं क्या हुआ? उसका ओनर हुआ। और जब मैं उस शॉप को खोलने के लिए उसमें कुछ पैसे इन्वेस्ट करता हूं तो उसी पैसे को हम बोलते हैं कैपिटल। ऑलराइट, सो एक बार ध्यान से सुनिए कि जब भी कोई ओनर अपने बिजनेस में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करता है कि मेरी खुद की शॉप है और मैंने उसमें कुछ पैसा लगाया, तो वो होती है
कैपिटल। इसको हम ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं और नेट वर्थ भी बोलते हैं। सो इसके दो नाम और होते हैं, ओनर्स इक्विटी एंड नेट वर्थ। ऑलराइट, अब देखिए कई बार क्या होता है कि अगर मेरी खुद की शॉप है तो मैंने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया होगा, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल। अब कई बार ऐसा होता है कि मुझे पैसे की जरूरत है और मैं अपने बिजनेस में से कुछ पैसा निकाल लेता हूं। कि अगर मान लीजिए कि मैंने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए थे, ऑलराइट, अब मुझे अपने घर पे या फिर अपनी किसी पर्सनल जरूरत के लिए मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई। तो मैं जब 1 लाख रुपए इस कैपिटल में से निकालता हूं, तो अगर 1 लाख रुपए इस कैपिटल में से मैं निकालता हूं तो ये जो 1 लाख रुपए होगा इसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स मतलब पैसा ड्रॉ करना फ्रॉम आर कैपिटल। कि जब एक ओनर अपनी कैपिटल में से कुछ पैसा निकाल लेता है फॉर पर्सनल यूज, ध्यान रखिएगा फॉर पर्सनल यूज, उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। अब देखिए कि ड्राइंग्स या तो डायरेक्ट कैश में होंगी या फिर काइंड में भी हो सकती हैं। काइंड का मतलब क्या होता है अब कि देखिए यहां पर हम अगर ऐसा अज्यूम करें कि जो ये कैपिटल मैंने इन्वेस्ट की है या फिर जो शॉप मैंने ओपन की है वो गारमेंट्स की शॉप है, मैं टी शर्ट्स, शर्ट्स और जीन्स सेल करता हूं। तो मैंने क्या किया कि अपने पर्सनल यूज के लिए उसमें से एक टी शर्ट ले ली और एक जीन्स ले ली। तो टी शर्ट का प्राइस था 500 रुपीज और जीन्स का प्राइस था 1500 रुपीज। तो टोटल कितना हो गया 2000 रुपीज। तो ये भी क्या होगी, ड्राइंग्स होगी। तो ध्यान रखिएगा जो ड्राइंग्स होती हैं वो या तो डायरेक्ट कैश की टर्म्स में होती हैं कि या तो हमने डायरेक्ट पैसा निकाल लिया या फिर इन काइंड कुछ भी ले लिया, या तो गुड्स ले लिए कि ये मैं जो बेचने वाला था अपने बिजनेस में वो ले लिया, या फिर मेरी दुकान पे मैंने कोई फर्नीचर खरीदा हुआ था, कोई लाइट पड़ी हुई थी या फिर किसी भी तरह की कुछ भी सामान था जो मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए ले लिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। ऑलराइट, सो अब हम स्टडी करते हैं लायबिलिटीज। तो देखिए लायबिलिटीज का अगर मैं इन जनरल टर्म्स में या फिर जो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज होती है उसमें अगर मैं बताऊं तो लायबिलिटीज होती हैं हमारी उधार। ऑलराइट, सो ये है उधार, ठीक है। अब ये जो लायबिलिटीज है ये हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ऑलराइट, तो एक बिजनेस के अंदर दो तरह से लायबिलिटी हो सकती है, एक होती है इंटरनल लायबिलिटी और एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। सो अकाउंट्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन उसका कुछ एक ऐसा पॉइंट है जो यहाँ पे आपको समझाने के लिए बहुत जरूरी है, वो है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। सो देखिए बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम ये मानते हैं कि बिजनेस और उसके ओनर्स ये दोनों सेपरेट एंटिटी होती हैं, इनकी अलग अलग पहचान होती है। ऑलराइट, तो अगर ओनर बिजनेस को कुछ प्रोवाइड करता है तो वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी होती है, वो उधार है। बिजनेस ने अगर अपने ओनर से भी कुछ पैसा लिया है तो वो एक लायबिलिटी है बिजनेस के ऊपर जो उसको कभी ना कभी पे करनी होगी। लेकिन क्योंकि ओनर और बिजनेस डायरेक्टली रिलेटेड है कि ओनर ने ही बिजनेस को स्टार्ट किया है, इसीलिए जब ओनर कोई फंड प्रोवाइड करता है बिजनेस में तो हम उसको इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं कि ये बिजनेस ने इंटरनली एक्वायर की है ये लायबिलिटी, मतलब ये ओनर से ली है। तो ओनर जो लायबिलिटी देता है वो क्या पढ़ी थी हमने अभी थोड़ी देर पहले, कैपिटल। तो इंटरनल लायबिलिटी का पार्ट क्या हो गया, एक कैपिटल। ऑलराइट, सो इंटरनल लायबिलिटी और कैपिटल क्या होती हैं, एक ही होती हैं। और या फिर हम कहें कि कैपिटल भी एक लायबिलिटी का टाइप ही होती हैं। ऑलराइट, लेकिन फर्क क्या होता है कि ये इंटरनल होती हैं जबकि बाकी जो होती हैं वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती हैं। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या होती हैं। अब देखिए ओनर के पास जरूरी नहीं है कि इतने फंड्स हो कि वो अपने बिजनेस को पूरी तरह से फंड प्रोवाइड कर सके। कि अगर मुझे कोई शॉप स्टार्ट करनी है तो जरूरी नहीं है कि मेरे पास पूरा पैसा हो उस बिजनेस में लगाने के लिए। तो जो मेरे पास है वो तो मैं बिजनेस को प्रोवाइड कर दूंगा, वो तो हो गई कैपिटल।
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, हम किसी बाहर वाले से लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी बैंक से ले लिया, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लिया, या फिर किसी रिलेटिव या फ्रेंड से ले लिया। तो ये जितनी भी टाइप्स ऑफ लोन्स या फिर उधार हम लेते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ऑलराइट, अब देखिए एक्सटर्नल लाइबिलिटी के भी दो पार्ट्स होते हैं। एक होती है करंट लाइबिलिटी और दूसरी होती है नॉन करंट लाइबिलिटी। सो देखिए करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं। करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटी होती है जो हमें एक साल के अंदर अंदर पे करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म लोन्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स एटसेट्रा। ये वो सारी लाइबिलिटीज हैं जो हमें एक साल के कम पीरियड में ही पे ऑफ करनी पड़ती हैं। ऑलराइट, अब देखिए बिल्स पेबल क्या होते हैं, क्रेडिटर क्या होते हैं, ये हम ऑन लेटर स्टेज पढ़ेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ ध्यान रखिए शॉर्ट टर्म लोन्स। ऑलराइट, शॉर्ट टर्म लोन्स। जबकि नॉन करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटीज होती हैं जो करंट लाइबिलिटी नहीं होती, मतलब वो लाइबिलिटीज जिनको पे ऑफ करने के लिए हमें एक साल से ज्यादा का टाइम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लोन फ्रॉम एसबीआई, कि हमने एसबीआई से कोई लोन लिया 10 लाख रुपए का, तो ये 10 लाख रुपए हम एक साल के अंदर अंदर पे नहीं कर सकते। तो यही होती है नॉन करंट लाइबिलिटी, जिनको वापस लौटाने में हमें एक साल से ज्यादा का टाइम चाहिए होता है। तो ये होती है करंट लाइबिलिटी और ये होती है नॉन करंट लाइबिलिटी। अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं एसेट्स। अब हम देखते हैं एसेट्स कि एसेट्स क्या होते हैं। सो देखिए एसेट्स वो सारी चीजें होती हैं जिनसे बिजनेस को इन फ्यूचर किसी भी तरह का मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कैश है, बैंक बैलेंस है, हमारे पास स्टॉक है, मतलब जो चीज हम बेचते हैं, जो हमारा मेन काम है वो स्टॉक है हमारे पास फर्नीचर है, बिल्डिंग है, लैंड है, ये सारी चीजें हैं जिनको हम कैश में या फिर कैश के इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं असेट्स। तो इन जनरल टर्म्स अगर हम बोले तो कोई भी चीज जिससे बिजनेस को बेनिफिट मिल सकता है इन फ्यूचर, वो सारी चीजें होती हैं एसेट्स। अब एसेट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो क्या क्या होती हैं वो 3 कैटेगरी? सो ये है टाइप्स ऑफ एसेट्स कि एक होता है नॉन करंट एसेट्स, फिर होता है करंट एसेट्स एंड देन होता है फिक्टिशियस एसेट्स। सो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं नॉन करंट एसेट्स को। सो देखिए नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं कि जैसे मैंने आपको एसेट का बताया था डेफिनेशन कि ये वो चीजें होती है जिनसे हमें इन फ्यूचर किसी भी तरह का बेनिफिट मिलता है। तो नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनका बेनिफिट हमें एक साल से ज्यादा के लिए मिलता है। फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एटसेट्रा। सो देखिए लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर ये सारी वो चीजें होती हैं जिनको हम एक साल से ज्यादा के लिए यूज कर सकते हैं और इनसे बेनिफिट डिराइव कर सकते हैं। ऑलराइट, दूसरे अगर हम बोलें तो नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो हम रीसेल करने के पर्पस से परचेज नहीं करते हैं, कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है, मतलब मैं कपड़े बेचता हूं, ऑलराइट, तो अगर गारमेंट्स के बिजनेस में मैंने कोई फर्नीचर रखा है अपनी शॉप पे कि इस पे लोग आएंगे, बैठेंगे, वो चीजें देखेंगे, पसंद करेंगे, तो वो जो फर्नीचर मैंने खरीदा है क्या वो मैंने बेचने के लिए खरीदा है? नहीं, वो मैंने इसीलिए खरीदा है ताकि मेरी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो सके। अब देखिए अगर एक मैं सैलून की बात करूं, एक नाई की दुकान की बात करूं, तो अगर आपको कोई दिखता है कि अच्छा सा यूनिसेक्स सैलून है, काफी अच्छा है, वहां पे एसी है, काफी अच्छी लाइट्स हैं, चेयर्स काफी अच्छी हैं, तो आप वहां पे जाना ज्यादा पसंद करेंगे इन कंपैरेटिव टू दोज पीपल जो पेड़ के नीचे बैठ के बाल काटते हैं या फिर शेव करते हैं। सो देखिए डिफरेंस क्या है, क्यों आप वहां पे जाना पसंद करते हैं?
हालांकि जो कॉस्ट है, जो आपको पैसे देने पड़ेंगे वो उधर कम है, इधर ज्यादा है, लेकिन स्टिल आप इधर ही जाना पसंद करेंगे अच्छे वाले के पास। क्यों? क्योंकि उसके पास नॉन करेंट एसेट्स ज्यादा है। तो कहने का क्या मतलब है कि जब हम नॉन करंट एसेट्स को परचेज करते हैं तो इससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। ऑलराइट, जबकि अगर हम बात करें करंट एसेट्स की, तो करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनका बेनिफिट हम एक साल से अंदर अंदर ही उसको डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक या फिर गुड्स, कि अगर मेरी गारमेंट्स की शॉप है तो मेरा जो स्टॉक होगा या फिर जो मैं कपड़े खरीद के लाऊंगा उनको मैं एक साल के अंदर अंदर बेचने की कोशिश करूंगा, और इसीलिए इसको बोलते हैं करंट एसेट्स। ऑलराइट, इसके अलावा इसमें हम डेटर्स इंक्लूड कर सकते हैं, बिल्स, रिसीवेबल्स, कैश, बैंक बैलेंस एटसेट्रा। सो ये सारी चीजें होती हैं करंट एसेट्स। सो देखिए, डेटर्स, बिल, रिसीवेबल्स और स्टॉक, इनको ब्रीफ में हम और लेटर स्टेज स्टडी करेंगे, लेकिन ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा कि ये होते हैं करंट एसेट्स, और ये वो होते हैं जिनको हम या तो रीसेल के पर्पज से खरीदते हैं, जैसे कि स्टॉक, तो इनको या तो हम रीसेल के पर्पज से खरीदते हैं या फिर इनका बेनिफिट हम एक साल के अंदर अंदर ही डिराइव कर सकते हैं। एक साल के बाद ये चीजें खत्म हो जाती है, इनको हम यूज नहीं कर सकते। ऑलराइट, सो ये है करंट एसेट्स। अब देखिए, अगर हम बात करें नॉन करंट एसेट्स की, तो नॉन करंट एसेट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है टैंजिबल एसेट्स और एक होता है इंटैंजिबल। सो देखिए, टैंजिबल और इंटैंजिबल क्या होता है। टैंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन इनटैंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम छू नहीं सकते। तो टैंजिबल एसेट्स में तो ये सारी चीजें आ जाएंगी, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर, इनको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इनटैंजिबल एसेट की, तो इसमें हम इंक्लूड करते हैं गुडविल, कॉपीराइट या फिर पेटेंट्स। सो देखिए, गुडविल क्या होती है। गुडविल होती है एक ब्रांड या फिर एक फर्म की रेपुटेशन, कि अगर एक नॉर्मल सी टी शर्ट है उसके ऊपर मैं अगर ज़ारा लिख दूं तो उसकी वैल्यू 200 से 700 या फिर 1000 तक हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि उसके ऊपर मैंने एक ब्रांड लिख दिया है। अब देखिए, अगर ये ब्रांड जो है, ये रेपुटेशन जो है, वो हम देख तो नहीं सकते, लेकिन ज़ारा को इसका बेनिफिट तो मिलता है ना। इसी तरह से अगर हम कोई रेस्टोरेंट की बात करें, जैसे हल्दीराम्स, तो हल्दीराम्स का एक नाम है, उनकी एक रेपुटेशन है, सबको पता है कि यहाँ पे अच्छा खाना मिलता है, टेस्टी होता है, हेल्दी भी होता है, और जो बनाने के तरीके हैं वो भी काफी अच्छे होते हैं। तो इस चीज को हम देख नहीं सकते, लेकिन इससे क्या होता है, बिजनेस की सेल्स इंक्रीज होती है। कि अगर कोई न्यू बिजनेस है तो उसको हम प्रेफर नहीं करते, क्यों? क्योंकि उसका नाम नहीं है। जबकि कोई पुरानी चीज है, कोई पुराना ब्रांड है, तो हम उस पर ज्यादा रिलाय करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास उसकी गुडविल है, उसकी रेपुटेशन है। तो यही होते हैं इंटैंजिबल एसेट्स। तो ये एसेट्स एक साल से ज्यादा के लिए एक फर्म को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फिक्टिशियस एसेट्स। देखिए, फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट होते हैं जो ना तो टैंजिबल होते हैं, ना इंटैंजिबल होते हैं, ना करंट एसेट होते हैं। इनको हम एक तरह से बोल सकते हैं कि ये एक ऐसे एसेट होते हैं जो हमें ना दिखते हैं, ना एक्चुअल में होते हैं, लेकिन उनका बेनिफिट कहीं ना कहीं हमें डिराइव हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम इंक्लूड करते हैं एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट। देखिए, एडवर्टाइजमेंट को हम क्या करते हैं, हम इसको एसेट मानते हैं। एसेट क्यों मानते हैं? देखिए, आप कहेंगे तो हमारा खर्चा होता है कि अगर हमने अपने ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट करवाई तो वो हमारा खर्चा हुआ, तो हमने यहाँ पे उसको एसेट क्यों माना है? देखिए, इसको एसेट हमने इसीलिए माना है कि अगर हमने, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी बड़े बिग स्टार से अपनी ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट कराई तो उसको हमने 1 करोड़ रुपए दिए। ऑलराइट, अब देखिए, एक पर्टिकुलर ईयर में, जिस साल में हमने ये एडवर्टाइजमेंट कराई, फॉर एग्जांपल 2017 में,
हमने 2017 में ये एडवर्टाइजमेंट करवाई, तो क्या इस एडवर्टाइजमेंट से हमें पूरा का पूरा बेनिफिट इसी साल में मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। वो हमें साल दर साल मिलेगा कि अभी तो हमने एडवर्टाइजमेंट लॉन्च की है, अभी लोगों तक पहुंचना शुरू करेगी, फिर लोग थोड़ा कन्विंस होंगे और फिर हमारा प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज होगी। तो ये जो 1 करोड़ का खर्चा है, ये हम एक बार में ही इसको खर्चा नहीं मानते। हम क्या करते हैं, 1 करोड़ में से 10% 2017 में खर्चा मानते हैं कि 1 करोड़ में से 10%, मतलब कि 10 लाख का खर्चा जो है वो इस साल के लिए हुआ है। बाकी जो 90 लाख का जो हमने खर्चा किया है उसका बेनिफिट हमें इन फ्यूचर मिलेगा। तो इसीलिए हम 1 करोड़ में से 90 लाख को क्या कर देते हैं, एसेट मान लेते हैं कि इसका बेनिफिट, जो ये खर्चा हमने आज किया है, इसका बेनिफिट हमें इन फ्यूचर मिलेगा, और इसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। अभी क्या होता है इसको हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं। अब हम स्टडी करते हैं रिसीट्स। तो देखिए, रिसीट्स एक वो अमाउंट होता है जो हम अपने असेट्स को बेचकर रिसीव करते हैं। ऑलराइट, सो ये वो अमाउंट है जब भी हम अपने असेट्स को सेल करते हैं और उससे हमें रेवेन्यू मिलता है। ऑलराइट, हमें इनकम होती है, तो उसको हम बोलते हैं रिसीट्स। अब रिसीट्स के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिसीट और दूसरा होता है कैपिटल रिसीट्स। देखिए, यहाँ पे जो P होता है वो साइलेंट होता है, इसीलिए हमको रिसिप्ट नहीं बोलते हैं, हम इसको रिसीट बोलते हैं। ऑलराइट, ये ध्यान रखिएगा हमेशा पॉइंट कि हम इसको P साइलेंट रखते हैं और इसीलिए इसको रिसिप्ट ना बोल के रिसीट बोलते हैं। ऑलराइट, अब देखिए रेवेन्यू रिसीट क्या होती है। रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट होती है जो हम अपनी डेली के काम से अर्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर एक बिजनेस है, अगर मैंने पिछले वाला एग्जाम्पल में लेता हूं कि मेरा एक गारमेंट का बिजनेस है, तो यहाँ पे जो मेरा मेन काम है जिसके लिए मैंने अपना बिजनेस खोला है वो है गारमेंट्स को सेल और परचेज करना। तो जो मैं अपनी गारमेंट, जो ये गारमेंट्स है, इनको सेल करके मैं जितना भी रेवेन्यू अर्न करूंगा, जितने भी इनकम अर्न करूंगा, वो होंगी रेवेन्यू रिसीट्स। कि वो रिसीट्स, वो इनकम जो मैं डेली के काम से अर्न करता हूं, वो होती है रेवेन्यू रिसीट्स। जबकि कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स होती हैं जो उन काम से आती हैं जो मेरा रोज का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी एक फर्म में फर्नीचर था और वो वेस्ट में पड़ा हुआ था, तो मैंने क्या किया, उसको बेच दिया। तो फर्नीचर को बेचना मेरा रोज का काम तो नहीं है, मेरा तो गारमेंट का बिजनेस है, मेरा फर्नीचर का बिजनेस तो नहीं है। तो अगर मेरा फर्नीचर का बिजनेस नहीं है और तब मैं फर्नीचर बेचता हूं, तो यहाँ पे फर्नीचर क्या हुआ, नॉन करंट एसेट। तो जब भी हम नॉन करंट एसेट को बेचकर किसी भी तरह की इनकम रिसीव करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स। फाइन, अब हम स्टडी करते हैं एक्सपेंडिचर। सो देखिए, जिस तरह से हमने रिसीट्स को स्टडी किया था कि रिसीट्स क्या होती हैं कि अपने असेट को बेच के हम जो इनकम अर्न करते हैं वो होती है रिसीट्स। इसी तरह से जब हम किसी एसेट को एक्वायर करने के लिए, मतलब कि एसेट को खरीदने के लिए किसी भी तरह का कोई खर्चा करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। अब देखिए, जो ये एक्सपेंडिचर होता है वो 3 तरह का हो सकता है। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो हम करंट एसेट को खरीदने के लिए स्पेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं सेम एग्जाम्पल अगर लूं कि मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है, तो उस गारमेंट्स के बिजनेस के लिए अगर मैं कपड़े खरीदता हूं अपने बिजनेस में बेचने के लिए, या फिर किसी भी तरह का कोई रॉ मटेरियल परचेज करता हूं उन गारमेंट्स को बनाने के लिए, तो ये कौन सा खर्चा होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जबकि मैं अपनी नॉन करंट एसेट्स, मतलब लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब खरीदने के लिए किसी भी तरह का कोई खर्चा करता हूं, मतलब कि अगर मैं नॉन करंट एसेट्स को एक्वायर करने के लिए खर्चा करता हूं, तो वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज फॉर करंट एसेट्स
कि करंट एसेट्स को जब भी हम एक्वायर करने के लिए कोई खर्चा करते हैं तो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जब नॉन करंट एसेट्स को एक्वायर करने के लिए हम खर्चा करते हैं तो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए नेक्स्ट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो देखिए यहाँ पे रेवेन्यू भी है, एक्सपेंडिचर भी है, तो ये क्या होता है, तो इसको हम तोड़ तोड़ के समझते हैं कि ये क्या होता है। सो देखिए डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर, कि एक वो काम जो फ्यूचर में होने वाला है, और ये कौन सा काम है, ये है रेवेन्यू का। तो यहाँ पर हम वो एक्सपेंडिचर की बात करते हैं जिसके लिए हमें रेवेन्यू इन फ्यूचर डेट मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट का एग्जांपल दिया था कि एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, खर्चा तो हम आज करते हैं, कि एक्सपेंडिचर तो हमने आज किया, लेकिन जो हमारा रेवेन्यू है वो डेफर्ड है, कि वो जो रेवेन्यू है वो हमें किसी फ्यूचर डेट पे मिलने वाला है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये था एक्सपेंडिचर का। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। जो बाकी की अकाउंटिंग टर्म्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग।